बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही, लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। एक और वाक़या दहशतगर्दी का हुआ जिसमें दो क्रिकेटर्स को कत्ल किया गया, दोनों का ताल्लुक अक़लियत के साथ था और इसमें एक दावा भी किया गया ये जो कत्लेआम किया गया है क्रिकेटर्स का, इसमें जो मुलव्विस गिरोह है वो है जी IS खुरासान। उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है। ये वाक़या मस्तूंग में हुआ है और उसके बाद जो है वहाँ पे काफ़ी कशीदगी है। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ है। दोनों अफराद, दोनों खिलाड़ी थे और क्रिकेट के प्लेयर्स थे। वहाँ एक ग्राउंड के अंदर इन्हें कत्ल किया गया और लगातार सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ रोकते हैं, आग लगा देते हैं। सड़कों से जा रहे हैं जो लोग, उनको अगवा कर लेते हैं, उन्हें कत्ल कर लेते हैं। मुसल्ला जत्थे एकदम आते हैं, आकर पुलिस पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर देते हैं, पूरे के पूरे शहरों पर कब्जे कर लेते हैं। बैंकों को और जितनी भी वहाँ पे अमलाक है उनको नुकसान पहुँचाते हैं, लूट लेते हैं। पुलिस का असला साथ लेकर चले जाते हैं। एक अजीबो गरीब सूरत हाल है बलूचिस्तान में और कोई मानने को तैयार ही नहीं है। DG ISPR ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी के जो अटैक हो रहे हैं बलूचिस्तान में, इनके पीछे भारत का हाथ है। तो इसका मतलब है भारत तो कामयाब हो रहा है। अगर भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो इमरान खान की आंख साया कर रही हैं, इमरान खान की बहनों को एहतजाज करने से रोक रही हैं, वो बुशरा बीबी को जेल के अंदर निशाने इबरत बना रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं, या रिजवी बरादरान को कब तक उन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा रखना है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, या कश्मीर में अवामी तहरीक को कैसे कुचलना है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है कि वो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को कुचलने का काम लगातार करती रहे या सियासतदानों को निशाना बनाती रहे? भाई, उनका काम तो दहशतगर्दों से लड़ना है। भारत अगर बलूचिस्तान में लगातार कामयाब हो रहा है तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ हैं और उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन जमातों ने एक APC बुलाई और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाजे की हैं। उसका जो एलामिया है, वो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सदारत करवाई गई वो अख्तर जान मेंगल साहब से करवाई गई। बलूचिस्तान के एक पुराने सियासी रहनुमा हैं, महमूद खान अचकजई भी उसके अंदर शामिल थे, बलूचिस्तान से और लोग भी शामिल थे, जबकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने इसके अंदर शमूलियत की। हुकूमत आपको पता है इसके अंदर कभी शामिल होगी नहीं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में बैठी है। तो जो APC का एलामिया है वो क्या कहती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार, गैर नुमाइंदा हुकूमत और पॉलिसियों को बहरान का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, सब लोग माने कि उसने कहां पे गलती की। फिर जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान, महारंग बलोच, अली वजीर, शाह महमूद कुरैशी, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा और दीगर सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात खत्म किए जाएं। APC एलामिया में बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी और जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का भी मुतालबा किया गया। बलोच अवाम की मुआशी जो उनका इस्तेहसाल किया जाता है उसके खात्मे और वसाइल पर उनका हक तस्लीम किया जाए कि वो बेचारे वहां के रहने वाले हैं, उनके वसाइल उनके हैं, तो पहले पैसा उन पे खर्च करें, बाद में आप अपनी जेब में डालें। फिर दहशतगर्दी के तमाम वाकयात की गैर जानिबदार कौमी कमीशन से तहकीकात कराई जाए। बलूचिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर वसी सियासी डायलॉग भी शुरू करवाए जाएं। DRA और दीगर कवानीन का गलत इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा किया गया और यह भी कहा गया कि जो गैर नुमाइंदा हुकूमत है, फार्म 47 के ऊपर लाकर बुकटी को वहां बिठा दिया है और उसने अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई हुई है सरकार के खर्च से, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जिम्मेदार है, इनको जिम्मेदार करार दिया गया और अख्तर मेंगल साहब ने इसकी सदारत की थी। तो ये जनाब लुबे लुबाब है। अख्तर मेंगल ने वहां पे बहुत सारे गिले शिकवे किए, बहुत सारी बातें की। महमूद अचकजई साहब की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा घंटे भी बता दिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान में पुलिस वाले लड़ते रहे और शहीद होते रहे और वो मदद मांगते रहे, लेकिन उनको मदद दी नहीं गई। 12 बजे ज़ियारत साने में
इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां खत्म हो रही हैं, ये लोग ज्यादा हैं, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं। सुबह 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, वो लड़ते रहे। 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अजीजों को टेलीफोन किया कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आते, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नहीं आते, तो आप मेहरबानी करें और कुछ इमदादी सामान हमें पहुंचाएं, कोई असला वगैरह आप लेकर आएं। DGISPR ने यह बात तस्लीम की है कि पुलिस के साथ अवाम मिलकर लड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंची। बार बार बुलाया गया, फिर भी नहीं पहुंची। और यही बात इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई भी वही बात कर रहे हैं। वजीर आला साहब कोई शरीफ आदमी होता तो वह इस्तीफा दे देता या किसी को नौकरी से निकाल देता। तो बस इंसान है, मरते रहते हैं और आप बस पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हम अपनी अफवाज और अपनी एजेंसियों से दरखास्त करते हैं कि जो आइन का हलफ आपने उठाया है उसका आप ख्याल रखें, जो हमने उठाया है उसका हम ख्याल रखेंगे। सिपाही से लेकर जर्नैल तक उनका यह हलफनामा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने हलफ का ख्याल रखें, पाकिस्तान बच जाएगा। फिर इसी तरह असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने बताया कि हमने अख्तर जान के हवाले लगभग 400 ऐसे लोग किए थे जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। यानी जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने आते ही बलूचिस्तान के मामलात को हल करने के लिए तेजी से इकदाम किए। 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया और अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले किया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया और उसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि वो बलूचिस्तान जिसको सही डगर पे लाया जा रहा था, आज उसके हालात आपके सामने हैं। अचकज़ई ने कहा कि आपने मारना है तो कितनों को आप मारेंगे, फिरौन से ज्यादा तो आप नहीं मार सकते। ये मुल्क हमारा है, आए अहद करें, हर इदारा अपने अहद के मुताबिक रहे। देखिए पाकिस्तान का हल भी यही है। फजलुर रहमान साहब बार बार ये बात कहते रहे। देखिए सबने बताया कि बलूचिस्तान में अमली तौर पे आपका इक्तदार या आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है। कोयटा में एक आदमी को बिठा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, आप सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पे हुकूमत कर रहे हैं। आप वहां से सिर्फ मादनियात निकाल रहे हैं और दिन के वक्त आप भारी सिक्योरिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं। आपके मफादात बलूचिस्तान में, आपकी स्मगलिंग बलूचिस्तान से होती है, आपका मंशियात का कारोबार बलूचिस्तान में होता है। तो बलूचिस्तान से अंडे बच्चे तो आपको मिल रहे हैं, पैसा तो आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। जब दिल करता है, जहां पर दिल करता है, दहशतगर्द आते हैं, आकर अटैक करते हैं और बेबसी होती है एजेंसियों की। अब यह दावा किया गया कि जो पुलिस एहलकार जिनकी लाशें भी वापस की गई हैं वो दहशतगर्दों ने अपनी शराइत पर वापस की हैं। यानी 18 एहलकारों को वो उठाकर ले गए, 9 को वो पहले शहीद कर गए, 42 टोटल उन्होंने शहीद कर दिए 72 घंटों के अंदर। और वो जो लाशें उन्होंने वापस की हैं वो भी उन्होंने शराइत रख के वापस की हैं कि ये शराइत हमारी मानो, हम आपको लाशें देते हैं, वरना लाशें भी नहीं देते। और अब लाशों पर यह सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में शदीद गमो गुस्सा है। गमो गुस्सा किस पे है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और उनकी बनाई हुई सूबाई हुकूमत पे। और गुस्सा किन्हें है? जिनके लोग शहीद हो गए। मैं पुलिस वालों के लवाहिकीन की बात कर रहा हूं। वहां अस्पताल के अंदर फड्डा हो गया। देखें ना, इनकी कोशिश ये होती है कि यहां पे जितने शहीद हैं इनकी बॉडियां हम ले जाएं, ले जाके एक महफूज जगह पे रखें, फिर हम जनाब इस्लामाबाद से बुलाएं वजीर दाखिला को, वजीर आजम को, फील्ड मार्शल को, और वहां पर हम नमाज जनाजा करवाएं, सारी दुनिया को बताएं देखिए हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहां पे खड़े हो नमाज जनाजा पढ़ाएं। और वो उस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन आम आदमी बहुत गुस्से में है कि यार तुम हमारे जनाजे पढ़ने आ जाते हो, हमारी मदद करने नहीं आते। जिस वक्त हम पे गोलियां चल रही थी, हम बार बार कह रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे, इंतजामिया से रब्ता कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों नहीं आई उस वक्त लड़ने के लिए? उनके पास जदीद असला था, वो आके तालिबान के ऊपर या जो भी वो ग्रुप था उसके ऊपर आके अटैक कर सकते थे, या जो जत्था आया हुआ था उसके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। वो वक्त जाया किया गया। ना सिर्फ पुलिस वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि बाद में जो यरगमाल बनाकर गए उनको उन्होंने शहीद कर दिया। और DGISPR कहते हैं जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि आप अपने लोगों को छुड़ा कर ले आए, लेकिन आप जब छुड़ा कर नहीं लाए तो इसका क्या मतलब है? कि आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, बल्कि आपका ऑपरेशन नाकाम हो गया बदकिस्मती से। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मामले पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डंडे से बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहेगी, यही सूरत हाल रहेगी। ये बहुत बड़ा सूबा है, यहां बहुत सारे वसाइल हैं,
या तो आप सारे लोगों को मार तो नहीं सकते ना, आप सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यही पॉलिसी बलूचिस्तान में है, यही पॉलिसी कश्मीर के अंदर है। इस पॉलिसी को बदलें, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने दें। यानी जो अवाम जिन्हें मुंतखब कर दे उन्हें यह हक दे दिया जाए कि आप फैसले करें, हम आपके मुलाजिम हैं, आप हमें तनख्वाह देते हैं, आप जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। कोर कमांडर भी वैसे ही काम करे, सेक्टर कमांडर भी वैसे ही काम करे, रेंजर्स भी वैसे ही काम करे। एफसी बॉर्डर पे काम कर रही है, ठीक है, वो अपना काम करे, वो वफाकी वजीर दिफा जो है उसके अंडर में। तो जब इदारे अपनी डोमेन में चले जाएंगे, अपनी हुदूद के अंदर चले जाएंगे, तो आप देखिएगा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब आप डंडे के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, बंदूक के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गलती मान ली, लेकिन मुझे पीटीआई की तो मुझे समझ आ गई ना कि पीटीआई ने गलती की और वो बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी मुराद वो लेने के चक्कर में थे, जिनके इमरान खान भी खिलाफ हैं। लेकिन वो पकड़े गए, रोला पड़ गया, छुपा छुपा के काम कर रहे थे, पकड़े गए। लेकिन पीटीआई पीछे हट गई, ये तो बात समझ आती है। नून लीग की वजह समझ नहीं आई। यानी दिन के वक्त नून लीग वाले बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलाआत के साथ और डिफेंड कर रहे हैं उस बिल को, अपने ट्वीट्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने बयानात के अंदर, अपने वीडियो बयानात के अंदर, वो सारे के सारे डिफेंड कर रहे हैं इस बिल को, नून लीग वाले। शाम को इख्तियार वली बैठता है टीवी के ऊपर और वो सारे कहते हैं जी नहीं ये गलत है। वो एक कहता है नून लीग वाला गलत है, दूसरा कहता है जी ठीक है, मैं उसकी हिमायत करता हूं। तो इनकी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। इन्हें जहां मफाद मिलता है ना, ये बेचारे वहां से मफाद ले लेते हैं। और वैसे भी इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़के आना है? इनको फॉर्म 47 चाहिए। जिसके किसी फौजी के साथ, अच्छे जर्नैल के साथ ताल्लुकात होंगे, वो अपना फॉर्म 47 लेकर आ जाएगा। अब तो जर्नैलों के अपने रिश्तेदार भी इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हें तो इलेक्शन जरूर जितवाया जाता है, पूरी बंदोबस्त करके जितवाया जाता है। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, लेकिन पीएमएलएन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े अजीब मौके पे अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इसी चीज को लेकर। यानी जब ये चीज खत्म हो गई तो उनका स्टेटमेंट आया। बात तो उनकी जायज है गंडापुर की, पहले बात सुन ले उन्होंने कहा क्या। गंडापुर ने कहा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर गंडापुर ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया कि जनाब जो तनख्वाहों में इजाफा मांगते हैं ना, उन मेंबरान के नाम पब्लिक किए जाएं। सूबे में ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो तो गंडापुर साहब के दौर में भी हो रहे थे। सूबे में सूबाई हुकूमत के फंड से ऑपरेशन हो रहे हैं और मजीद भी होंगे। ये गंडापुर साहब के दौर में हो रहे थे, लेकिन क्योंकि वादा किया था सुहेल अफरीदी ने कि उनके दौर में ना तो ऑपरेशन होंगे और ना ड्रोन हमले होंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो कंप्रोमाइज हो गए ऑपरेशंस को और ड्रोन हमलों को लेकर। तो मेंबरान असेंबली और वुज़रा खराब क्वालिटी की वजह से काम रुकवा रहे हैं और भर्ती होती है, तबादला होता है। इसी महकमे के लोग सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बैड गवर्नेंस की लान तान भी हमारे ऊपर आ रही है। अब जिस जिसको चाहिए ज़्यादा तनख्वाहें ज़रा वो बता देना, उनके नाम सामने लाए जे। ये इस किस्म का उन्होंने मुतालबा किया कि बताएं कौन कौन चाहता है कि वो तनख्वाहों में उसको इजाफा मिले। अपने पार्टी और लीडर के नज़रिए की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट आया इस मौके पर, जब नज़रसानी करने का कह दिया सुहेल अफरीदी ने पहले ही। सुहेल अफरीदी ने टाइमली इसमें जो है ना वो बैकफुट में चला गया, वरना सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन असल मुश्किलात सुहेल अफरीदी के लिए वही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और सुहेल अफरीदी टस से मस नहीं हो रहे। इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो और टक्के की तैयारी इन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की भी नहीं की। तो इमरान खान के जो 3-4 अहकामात अभी तक सुहेल अफरीदी तक आए थे, जो बड़ी वजाहत के साथ आए थे, उनमें से एक के ऊपर भी सुहेल अफरीदी अमल दरामद नहीं कर सके। और जब बाहर निकलने का वक्त आया, जब डट के खड़े होने का वक्त आया, तो सुहेल अफरीदी साहब 4 दीवारी में अपने आप को बंद करके इनडोर एहतजाज शुरू कर गए। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सड़कों पे खड़ा होकर आवाजें दे रहा था और सुहेल अफरीदी एक 4 दीवारी के अंदर बंद था और वो मोहसिन नकवी के फोन का इंतजार कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी मुलाकात करवा देगा। वो अब तक नहीं हुई। ये नादरीन हालात हैं। तो नादरीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा और इनके लोग कहते हैं हम बहुत इंसाफ परवर हैं, बहुत इंसाफ कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की बच्ची थी हानिया, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। जब वो शहीद हो जाती है सीसीडी की गोलियां चलने से, 9 साल की बच्ची, तो फिर चट्ठा साहब भी वहां पहुंचते हैं, डीआईजी भी पहुंचता है, बाकी सारे भी पहुंचते हैं। पंजाब की सारी पुलिस लाइन हाजिर होती है, वहां पे जाके फूल रख के आती है।
लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है, जरा ये आप पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। ये बच्ची के वालिद ने अब दरखास्त दी है, पुलिस के खिलाफ दरखास्त दी है। यानी हमें तो ये बताया जा रहा था कि सीसीडी से गलती हो गई, बहुत बड़ा जुर्म हो गया, हमने बंदा पकड़ लिया, हम इंसाफ करके देंगे, लेकिन अंदर खाते ये क्या कर रहे हैं जरा ये देखें। वो बंदा ये बताता है कि जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया का शहरी हूं, मैं, मेरी बेटी और मेरा बच्चा, हम लोग वहां पे मौजूद थे। तो उस वक्त जब हम जख्मी हो गए तो हमें पहुंचाया गया DHQ अस्पताल में। तो वहां पे अतीक नामी सिपाही आया और उसने इंतहाई बदतमीजी की। जब मकामी पुलिस थाना सिटी SI एहसन अब्दुल्ला वो भी वहां पहुंच गया, अतीक और एहसन अब्दुल्ला ने मेरे से सारा वाकया सुना। मैंने उसे बताया कि किस तरीके से हमारे ऊपर गोली चलाई और पुलिस वाले ने चलाई, जिसके बाद वो दोनों मेरे पे दबाव डालना शुरू हो गए कि सादे कागज के ऊपर दस्तखत करके मैं अंगूठा लगा दूं तो तब जो है वो डॉक्टर के पास जाने की इजाजत दी जाएगी। उन्हें गोलियां लगी, वो जख्मी है, उन्हें कह रहे हैं जी सादा कागज के ऊपर अंगूठा लगाओ और दस्तखत करो तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास जाने देंगे। ये एक SI यानी सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला कर रहे थे। तो साहिल और साहिल का बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। कहते मैं और मेरा बेटा बहुत ज्यादा जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। मेरी बेटी जो है हानिया अहमद इंतकाल कर चुकी थी और मेरी बीवी जो है शदीद सदमे की वजह से बहुत परेशानी की हालत में थी। सादे कागज पर अंगूठा लगवाने के बाद हमारा तिब्बी मुआयना करवाया गया और बाद में डॉक्टर ने हमें बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया कि इनकी हालत सीरियस है। उनकी हालत सीरियस है, पुलिस कह रही जी इधर अंगूठा लगाओ, इधर दस्तखत करो, वरना हम आपको आपका इलाज भी नहीं करवाने देंगे। ऐसी घटिया पुलिस बना दी गई है पंजाब में CCD। क्योंकि ये इसके बाद वो बताते हैं जनाब फिर दूसरे दिन हम अपनी बेटी के जनाजे में गए और जनाजे के बाद तफ्तीशी अफसर मोहम्मद इरफान, ये भी एक सब इंस्पेक्टर है CCD का, कहते जी उससे मुलाकात हुई। इस दौरान मुझे कहते पता चल गया था कि मोहम्मद शुजात कांस्टेबल ने सीधी फायरिंग की है और उसकी वजह से ये वाकया पेश आया और इसके ऊपर एक FIR भी दर्ज कर दी गई है। अब वो ये कहते हैं कि FIR के अंदर 302 की बजाय 322 दर्ज की गई और यह साबित करने की कोशिश की गई कि यह गलती से कत्ल हो गया। ये जनाब सीधी गोली जानबूझकर नहीं चलाई गई। पूरी दुनिया में कहीं पुलिस वाला ऐसी हरकत करना सारी जिंदगी के लिए नौकरी भी गई और जेल में सड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में वो कहते जी गलती हो गई। वो कहते जी गलती नहीं हुई, उन्होंने जानबूझकर FIR के अंदर यह लिखा कि हमारी गाड़ी के पीछे से छुपकर मुल्जिमान फायरिंग कर रहे थे पुलिस वालों पे, जबकि यह बात बिल्कुल झूठ है। उन दोनों मुल्जिमान ने या दोनों जो डाकू थे उन्होंने कोई फायर नहीं किया पुलिस वालों के ऊपर। अब ये देखें आप, इन दोनों को भी कत्ल कर दिया गया कि जनाब इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की है, तो अगले दिन पकड़ के इन दोनों को पार कर दिया। वो कहते हैं कि इन दोनों ने कोई फायर नहीं किया पुलिस के ऊपर, पुलिस ने अंधाधुंध, इनके जाके ही खुल गए। मरियम नवाज ने इतनी खुली छूट दे दी है चट्ठा को, और चट्ठा ने अपनी पुलिस को कि अब वो मार रहे हैं अंधाधुंध लोगों को, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही। और यहां पे देखें वो कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जिन लोगों ने हम पे दबाव डाला, गलत FIR दर्ज की और तहकीकात जो है उनको खराब कर रहे हैं। ये जानबूझकर गोली चलाई गई है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई, एक तरफा गोली चली और वो पुलिस वाले ने चलाई है। तो ये कोई गलती से कत्ल नहीं हुआ, ये जानबूझकर कत्ल किया गया है। तो एक ही केस था जिसे वो कहते थे हम टेस्ट केस बनाएंगे, और उसी केस में आप देख लें इनकी हालत क्या हुई। यही हालत इनकी रजा डार वाले केस के अंदर भी हो रही है। रजा डार के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, उन्होंने भी बताया कि इमरान साहब मैं तो ये खबर नहीं दे सकता, लेकिन आप इतना ज़रूर बता दें कि रजा डार पूरी मौज में है। मैंने कही क्या मतलब? उसने कहा जी ना उसको हवालात की गर्मी का मसला है, ना उसे किसी मच्छर का मसला है, ना उसे किसी और परेशानी का सामना है। वो बड़े सुकून के साथ अपने ये दिन गुजार रहा है, किसी किस्म की इंटेरोगेशन नहीं हो रही। आम मुजरिम पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या कुछ किया जाता है आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन रजा डार के साथ बहुत VVIP किस्म का सलूक किया जा रहा है। बकौल मेरा एक सोर्स है, एक सीनियर जर्नलिस्ट है लाहौर में, उसने मुझे ये बताया। उसने कहा जी मैं लाहौर में ये करूंगा, मेरे ऊपर उन्होंने फिर किसी और बहाने करके कोई पीका लगा देना मुझ पर भी। नादरीन, इमरान खान साहब ने मियाँ वाली में एक अस्पताल बनाया था। ये बड़ा ज़बरदस्त अस्पताल था और ये ख़वातीन के लिए अस्पताल ख़ास तौर पे बनाया गया था, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियाँ वाली। इस पे 3 अरब रुपए लगाए थे। इसके अंदर सारी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ ही ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान के नाम की तख्ती को उखाड़ कर वहाँ एक स्टोर है उसके अंदर फेंक दिया गया। तो ये अवाम की मलकियत था, किसी सियासी शख्सियत की मलकियत नहीं था। कोई इमरान खान ने अपने नाम के ऊपर नहीं बनाया हुआ था। वो मियाँ वाली का मदर एंड
चाइल्ड हॉस्पिटल था, उसके साथ क्या ताल्लुक है इमरान खान का? वो तो बतौर जब उसकी हुकूमत थी तो उसने उस फंड के साथ बना दिया। अब जनाब ये बदला ले रहे हैं, वहां पे एक और जगह पे अस्पताल बना दिया, ना पीने का पानी मिलता है वहां पे, ना वहां पे एयर कंडीशन है, ना वहां पे मरीजों के लिए कोई सहूलियात हैं। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है मरीजों का वहां पे। वो शिकायत पे शिकायत लोग कर रहे हैं, वो कह रहे इतनी जबरदस्त जगह थी, सारे इंतजाम थे, हर चीज मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पे ये तब्दीली कर दी गई। और वो सिर्फ क्यों की गई? इमरान खान साहब के बोग्स में, और कोई मसला नहीं है। याद है ना मरियम नवाज की वो कॉल कि अगर हम हेल्थ कार्ड बंद कर दें तो इमरान खान की ना मकबूलियत कम हो जाएगी। यानी उसका जो ये इतना बड़ा मनसूबा है, अगर हम हेल्थ कार्ड बंद कर देना तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। अंदाज़ा करें ये कैसे घटिया लोग हैं कि आम आदमी को मिलने वाली सहूलत इन्होंने सिर्फ इसलिए बंद करवाई कि वो इमरान खान का प्रोजेक्ट था। और ये बाकायदा उसकी ऑडियो मौजूद है मरियम नवाज की। नाजरीन, आखिर में एक खबर है, और ये सूरत हाल खौफनाक होती जा रही है। अमेरिका ने बड़े शदीद हमले किए हैं जनूबी ईरान पे। 6 मुख्तलिफ इलाके हैं जनूबी ईरान के जिनके ऊपर अटैक किया गया। अमरीकी इल्ज़ाम यह है कि आबना हुरमुज़ से कुछ जहाज़ गुजर रहे थे, उनमें से 3 के ऊपर ईरान ने अटैक किया, और जवाबी हमले में अमेरिका ने बहुत शदीद हमले किए हैं जनूबी ईरान के ऊपर। जबकि ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ने MOU की खिलाफ वर्जी की है। असल मामला क्या है ज़रा थोड़ा आप समझ लें। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का और उनकी तदफीन का वो सारा मामला शहादत के बाद वो जारी है, और आजकल वही दिन चल रहे हैं। आज के दिन में जो है उनकी तदफीन मुकम्मल हो जाएगी। तो अमेरिका बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की मर्जी के खिलाफ मुख्तलिफ रूट से आबना हुरमुज़ में से वो कुछ और बैरी जहाज और टैंकर्स निकाले। लेकिन ईरान का ये कहना है कि जो हमारी मर्जी के बगैर जाएगा वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और उसको हम रोकेंगे, वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अब अमेरिका वहां से पुराने तरीके से निकालना चाहता है, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है कि जनाब आपने चंगी लड़ाई लड़ी है, आबना हुरमुज़ के ऊपर ईरान का और ओमान का कंट्रोल हो गया, वो जैसे मर्जी करते हैं, आप वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि हमने ईरान को वहां पे दीवार के साथ लगा के यहां से जहाज़ों को खुद निकालना और पहले की तरह निकालना है। ईरान ने जिद पकड़ी हुई, हम नहीं जाने देंगे, और ये इस चीज़ के ऊपर सारी लड़ाई हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम शदीद हमले करेंगे और दोबारा भी करेंगे, और ईरान ने बहरीन के अंदर बड़ा तगड़ा जवाब भी दिया है। तो ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है इस पर हम बात करेंगे। अब तक लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।